अब तक आपने देखा कि मोदी ने अपने विरोधियों को जवाब किस अंदाज में दिया। अब आगे की कहानी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी सरकार चलाने की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज को समझने की थी। मोदी को सरकार चलाने का कोई पुराना अनुभव नहीं था। अफसरों को लग रहा था कि कोई नौसिखिया आ गया है। मोदी शुरुआती 3 दिनों तक अफसरों से ही मिलते रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे गुजरात की ब्यूरोक्रेसी को ये साफ संदेश चला गया कि लोगों की बेहतरी के लिए काम कैसे किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अशोक भाटिया वो पहले अफसर थे जो नरेंद्र मोदी से मिलने आए। सीएस मतलब क्या होता मुझे मालूम नहीं था। सी मतलब क्या, एस मतलब क्या, तो मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो जीएडी क्या होता है हमें मालूम नहीं था जी। तो मुझे वो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि जीएडी के चीफ आए, तो मैंने कहा मैंने गौर सुना क्योंकि मैं इन शब्दों से परिचित नहीं था। तो बोले मुझे मिस्टर भाटिया करके आए, तो मुझे लगा कोई संत वंत होंगे कोई। जीओडी मैंने सुना, मैं बताता हूँ रियली मेरे मन की स्थिति बताता हूँ। तो मैं खड़ा हो गया, वही चीजें वगैरह ठीक ठाक की मैंने तो बुलाइए। तो आए तो पैंट शूट में थे। आपका परिचय? बोले मैं भाटिया हूँ। और बोले बैठी वो बैठ नहीं रहे थे। कहा बैठिए, फिर मैं बैठा, उसके बाद वो बैठे। तो वो ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन वाले थे, हमें ये सब ज्ञान नहीं था। हमसे उम्र में भी बड़े बड़े दिखते थे वो। और बोले साहब मैं यहाँ जीएडी का डिपार्टमेंट देखता हूँ। जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोले मैं इसका चीफ हूँ। उस डिपार्टमेंट में क्या आता है वो भी हमें मालूम नहीं था। हम उसको शब्दों को भी समझने की कोशिश करते थे। मैं मेरा बिगिनिंग बताता हूँ। उन्होंने कहा साहब चीफ मिनिस्टर चैम्बर में कोई बदलाव वगैरह करना हो, कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो तो आप बताइए। मैंने कहा देखो भाई, मैंने जो चीफ मिनिस्टर चैम्बर देखा नहीं है, अंदर क्या होता है क्या नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैंने सुना है कि केशव भाई की जो चेयर है वो काफी रॉयल और बड़ी, वो राजा महाराजा टाइप है। मैंने कहा वो अगर बदल सकते हो तो बदल देना, लेकिन कोई नई चेयर मत लाना। कहीं डिपार्टमेंट में एक आध पड़ी होगी तो वो रख देना, नई मत लाना। डिपार्टमेंट में पड़ी हुई कोई रख देना। इन वाक्यों को पूरे सचिवालय में स्प्रेड होने में 1 घंटा भी लगा नहीं। सबके लिए आश्चर्य था कि एक आदमी कहता है खर्चा मत करो, अभी तो मुख्यमंत्री बना है, तो ये कोई दूसरी मिट्टी का है। दैट वाज द फर्स्ट मैसेज मैं बताता हूँ। सरकार को मेरा पहला मैसेज वो था। मोदी से मिलने वाले दूसरे अफसर राज्य के चीफ सेक्रेटरी सुब्बाराव ने जब उन्हें साहब कहकर बुलाया तो मोदी को काफी अटपटा लगा। चीफ सेक्रेटरी मिलने आए हैं, मिस्टर सुब्बाराव थे। तो आए, वो भी आयु में बड़े थे। उनका तो शरीर का स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि वो काफी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते थे। हमने बड़ी स्वागत किया, उनको बिठाया। तो वो मुझे साफ साफ करने लगे। अब हमने जिंदगी में साफ शब्द सुना नहीं था। हम भाई शब्द ही सुने हुए थे या जी शब्द सुने हुए थे, नरेंद्र जी या भाई साहब, ऐसा ही सुना था। साहब शब्द मेरे लिए नया था। तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। और मैंने देखा है कि उन लोगों की वो ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन में है, ये वो संभाल करके वो करते हैं। मेरी कठिनाई है कि मैं गुजराती से हिंदी पर कब चला जाता हूं मुझे पता नहीं रहता है। वो उल्टा मेरी तरफ है। मोदी बताते हैं कि उन्होंने एक भी अफसर अपनी पसंद का नहीं रखा, जो भी मिला उसी से काम कराना शुरू किया। साहब आपको सीएम को स्टाफ रखना होगा। तो मैंने कहा भाई स्टाफ तो होगा ना, सीएम का स्टाफ नहीं होता है क्या?
तब उन्होंने मुझे समझाया कि साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। आप that every chief minister is allowed certain number of हाँ, officers हाँ, of his own choice. हाँ, ये उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा भाई मैं यहाँ किसी को पहचानता नहीं, किसी को नहीं जानता, आप खुद ही तय करके मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो उनकी इंटीग्रिटी, 4 चीजें बोलिए। हाँ वो मैं उनको, एक इंटेग्रिटी, वर्कोहॉलिक हो, तो उसको वो हाईटेक हो, हाँ, वो टेक्नो से भी हो, टेक्नो से भी हो। मैंने कहा मुझे और टीम वर्क। सर हाँ, और टीम का उसका स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव, हाँ, ये टीम वर्क की आपको कहाँ से? देखिए मैं मूलतः आरएसएस से जुड़ा हूँ। आरएसएस की पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा यही है, टीम फॉर्मेशन। और मेरी जिंदगी ही पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में गई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब संगठन करना, हाँ। लोगों को जोड़ना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को काम में, यही मेरा मुख्य काम रहा है जीवन भर। बीजेपी में आया तब भी मैं इसी पर बल देता था कि कार्यकर्ताओं को तैयार करो, टोली बनाओ, काम में लगाओ, योग्यता के अनुसार उनको काम दो, यही मेरा मुख्य काम रहता था। तो व्यक्ति को जानना, पहचानना, उसकी कठिनाइयों को समझना, उसको काम में लगाना, यही मूलतः मेरी ट्रेनिंग वही हुई है। सीएम बनने के बाद अपनी प्रशासनिक समझ को बढ़ाने के लिए मोदी IIM भी गए। मोदी से मिलने वाले तीसरे बड़े अफसर थे पीके मिश्रा। साधारण कद काठी वाले मिश्रा साहब को मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। मोदी के मुताबिक पीके मिश्रा ने उंगली पकड़कर उन्हें सरकार चलाने का कहरा सिखाया। सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, IIM में हम पढ़ने गए थे। फिर वो मुझे अवसर मिले, जब पहली बार फाइल आई तो मेरे यहाँ शायद पीके मिश्रा थे। वो इतने सरलता से चीजों को ले जाते थे, वो आप करवा लेते थे। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक ब्यूरोक्रेट क्या लाइफ होता है, वो मुझे समझने का अवसर मिला उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ साइन करना है। मैंने क्या किया, फाइल दी तो मैं देखने लगा। फाइल लाए, मैं देखने लगा। मैंने कहा भाई इतना फाइल मैं कब पढ़ पाऊंगा, और आप तो कहते हैं साइन करो। मैंने कहा मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता हूँ। तो उसने मुझे समझाया कि साहब ये मेन चीजें होती है, इस पर नजर कीजिए। तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे ब्रीफ कीजिए क्या होता है, कैसे मुझे समझाइए आप। और मुझे याद है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, मुझे वो पीके मिश्रा ने सिखाया था। फिर मैंने अपना जेब से पेन निकाली, बोले साहब आपकी पेन नहीं चलेगी, लाल कलर से करना पड़ेगा। वो पेन ले गए थे, इस कलर से करना। मैंने पूछा ये कलर क्यों अलग मेरा, ये ग्रीन क्यों, ये बोले सब मुझे समझाया कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर से साइन करता है। यानी मेरा इस प्रकार से मेरा शुरू हुआ। When he was about to put his signature, suddenly we discovered that he had a normal blue ink pen. So I said this will not do, because in Gujarat the practice is that the chief minister has to sign only with red ink. Ministers will sign with green ink. मोदी को हल्के में ले रहे अफसरों पर उनका पहला असर दिखना बाकी था, और वो मौका मोदी को सचिवों की बैठक में मिला। सेक्रेटरी की परिचय बैठक होती है पहले, सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने। तो पहली मीटिंग थी, सब अफसर बैठे थे। अब हम उस बैकग्राउंड के ऊपर, हमारे मकान में IAS ने बहुत बड़ी चीज होती है ऐसी मन में ने, ये सब बड़े लोग हैं, ये मन से धारणा बचपन से है। उनके सामने मुझे बैठना था, तो मैं काफी भीतर से थोड़ा वो था जब गया तो, भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या करूंगा जाके, कैसे करूंगा। मैं अपने लोगों को समझा मुझे क्या करना है, क्या करना है। बोले कुछ नहीं साहब, परिचय करना है। हम गए, सब अपना परिचय करा, 40 के करीब लोग गए। एक आध को बीच में कुछ पूछ लेता था मैं, और धक्का उनको तब लगा कि उसके बाद मैं सबको नाम से बुलाने लग गया। 40 को मैंने नाम से बुलाया।
ये घटना ने शायद उनको पागल करके रखा। उनके लिए संभव नहीं था कि अपने 40 कलीग का नाम वो बोल सके। 15-15 साल से वो काम करते होंगे। मैं नाम से मार्केट, आप क्या कह रहे थे, शिक्षा का बता रहे थे, क्या है ज्योति, आप क्या कह रहे थे, ऐसा फट मैं पूछने लग गया। मैं भी हैरान हूं जी, मुझे वो उस समय क्वेश्चन कहां से निकले। तो मेरी अपनी जो 3 लोगों की टीम थी, उनके बीच में जो चर्चा हुई, जो मुझे बाद में पता चला, बोले यार सीएम हमको मूर्ख बना रहे हैं। उनको सब आता है, वो फाइल में साइन कहाँ करनी, वो सब नाटक करते बोले। उनको सब मालूम है, बोले आज की मीटिंग वरना ऐसे कोई ले ही नहीं सकता। तो यार एकदम से रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गया। मोदी को मुख्यमंत्री बने 3-4 दिन ही बीते थे जब उनका सामना पहली बार सरकारी फाइलों से हुआ। 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा। फिर वो सीएस हमारे बैठे, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है। ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइलें थी। बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीजों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, 3-4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट। ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों, जो 3 अफसर थे, मैंने कहा ये मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का हो नहीं है। और फाइल नाम की चीज पढ़ना प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। 3-4 दिन के बाद सीएस आए, मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है, जरा मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मेरे लिए इतना काफी है, आप इसको ले जाइए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है। 13 साल हो गए। मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया, इन चीजों का उनके मन पे इम्पैक्ट हुआ। फिर वो कभी मुझे कहते नहीं थे साहब इसको देख लीजिए। न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। आज मोदी के भाषण को देखकर लगता है कि वो बोलते बहुत होंगे, लेकिन मोदी सुनते ज्यादा हैं। मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूँ। मैं गुड लिसनर, बाहर जो छवि है ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनता हूँ। और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर मेरे डेवलपमेंट में रीडिंग ने अगर 30% रोल किया होगा, तो लिसनिंग ने 70% रोल किया है। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनता हूँ, उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ और अलग अलग बॉक्स में माल रख देता हूँ। मैं उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, कोई जरूरत पड़े तो मैं निकाल देता हूँ उससे। तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मेरी विधा वो डेवलप हुई है। आज भी मेरे अफसर मुझे कोई कागज वगैरह देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 2 मिनट में मुझे बता दो। होने वाले ताम झाम भी बदल दिए। फिर मैं कहीं पर खाने के लिए मना कर देता था। मैं सरकार में मेरा टूर करता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ मैं। क्यों, क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मोटे तौर पे नहीं करता हूँ। क्यों? तो एक तो मुख्यमंत्री जब जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सारी सरकारी बिरादरी को बुला लेते हैं, तो सब बेचारे फाइलें ले लेके घूमते, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब क्या पूछ लेगा, ये एक बड़ा खौफ रहता है। ये सब मैंने बंद करवा दिया।
मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट के लिए आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग हैं वो रहे बहुत हैं। दूसरा मैंने कहा मैं आऊँगा कोई भोजन समारोह, क्योंकि मैंने देखा कि वो 500 लोगों का भोजन समारोह हो जाता था, मुख्यमंत्री के साथ नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बन जाती थी, बजट में होता नहीं था, तो वो अपना नीचे किसी को कह करके करवा लेते। अब दैट वाज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, या तो ऑब्लिगेशन, जो भी हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूंगा, मैं अपना डिब्बा खास हाथ ले जाता था। तो ये चीजें हैं जो उसका मैसेज तुरंत, अब ये मुझे कुछ करने के लिए मैं नहीं करता था। मैं मानता हूँ कितना समय बर्बाद होता है, कितना टाइम का घंटे चले जाते हैं, मेरे पास समय है नहीं, मुझे काम करना है। कलेक्टर और डीडीओ के साथ अपनी पहली बैठक में मोदी ने अफसरशाही को समझा। हमारे सीएस मेरे पास आए, मिस्टर सुब्बाराव, बोले साहब कलेक्टर और डीडीओ की अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उद्घाटन के लिए आना है। तो मैंने कहा कि साहब मुझे क्या करना है। तब तो मैं सबको भी साफ बोलता था, मुझे कोई ऐसा सारा वो बैकग्राउंड एक अलग प्रकार का था। बोले साहब आप आइए, दीपक जलाइए, और उसके बाद आपको कोई इनको सुझाव देने हैं तो दे दीजिए, फिर दिन भर हमारा मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है, तो बोले वो हम रिव्यू करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, कलेक्टर डीडीओ से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मेरी ऑफिस में मैंने कहा कि भाई ऐसा करो उस दिन खाली रखो और कोई काम नहीं करेंगे, खाली रखो। तो हम गए हमारे यहाँ उस मीटिंग में, दिया विया जलाया, फिर उन्होंने मुझे गुलदस्ता वगैरह दिया, सब तालियां वालियां हो गई, सब हो गया। फिर मुझे कहा कि आप सीएम बोलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो सीखना है, मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा, तो आप चलाइए, थोड़ी देर में बैठा हूँ देखूंगा। मैं मीटिंग में बैठा। नॉर्मली एनुअल कलेक्टर डीडीओ की रिव्यू मीटिंग मतलब 10:30-11 बजे शुरू होती थी, 1 बजे तक पूरी हो जाती थी, लंच होता था और सब अपना अपना 200, 250 किलोमीटर से आकर के वापस जाते थे। ये मैंने बाद में सुना, उस दिन तो नहीं सुना। फिर मैं तो बैठा, अब वो सब बैठे। पहले क्या करते थे, मान लो एजुकेशन का विषय तो एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा, वो इनको बेचारों को डांटेगा, पूछेगा और फिर आधे घंटे में अपना चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर वाला आएगा, वो आधा घंटा चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे ही होता था। हम बैठे तो सबको बैठे रहना पड़ा, एक एक का चर्चा हुआ, मैं लिखता गया क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की, मैं जो बोलते हो वो अपना नाम बता करके बोले, ताकि मुझे पहली बार मिलना था तो मैं परिचय मेरा हो जाएगा। तो सबका नाम मुझे याद हो गया, ये कलेक्टर कौन है, डीडीओ कौन है। फिर लंच का टाइम हुआ, मैंने कहा लंच का समय दे दीजिए सबको, अपन फिर से बैठेंगे। तो मैं बोलता नहीं कुछ, पूरा दिन, रात को 11 बज गए। ये मेरे पहली मीटिंग। रात को खाने का, डिनर का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो तो लंच वाली मीटिंग होती थी। फिर मैं 11 बजे मुझे कहा साहब अब कैसा करेंगे। मैं कहा अब तो बहुत देर हो गई, सब थक गए होंगे, तो अब तो ज्यादा क्या परेशान करना। तो बोले नहीं साहब आप बोलिए। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखो भाई अब बहुत देर हो गई है, कहा कि आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, और वाकई मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ, कितना काम करते हैं, कितनी बारीकियों से चीजों को करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन गुजरात के कच्छ में 9 महीने पहले आया भूकंप अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। मोदी की कहानी जारी है।
तो मोदी एक खोज, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर से। मधु, मेरा पहला और सीधा सवाल, ब्यूरोक्रेसी को बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट माना जाता है और ये कहते हैं कि गुजरात में जो ब्यूरोक्रेसी है वो नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल ठीक चलती है, सही चलती है, किसी तरह की कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं होती। आखिरकार एक नए व्यक्ति ने किस तरीके से वहां की ब्यूरोक्रेसी को मैनेज किया, कंट्रोल किया, उनके साथ चलकर काम किया? देखिए, जो ईमानदार अफसर है और सच में कुछ परफॉर्म करना चाहता है, बहुत खुश है। और जिसको भ्रष्टाचार की आदत लग चुकी है, ऐसे लोग तो जरूर नाखुश रहते ही हैं। पर उनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि अच्छे अफसरों को आप बढ़ावा कैसे दें। दूसरी एक जो मैंने उनके बाकी अफसरों से सुनी, इस बात पे नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि 12 साल के शासनकाल में केवल एक IAS ऑफिसर सस्पेंड हुआ। ये सस्पेंड करना या किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर देना, जो पहली ट्रांसफर्स की बात की है उसके बाद बहुत सिक्योर टेन्योर रहता है IAS अफसर का। उसको पूरा एजेंडा बना के वो एक नई पोस्टिंग पे जाता है, उसको डिलीवर करने के लिए वक्त दिया जाता है। ये नहीं कि 3 महीने में, 6 महीने में, बल्कि ऐसा भी होता है कई बार IAS अफसर कहते हैं सर अब बहुत हो गया, मैंने अब सब कर लिया, अब कीजिए। बाकी जगह IAS ऑफिसर कंप्लेंट करते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती हैं, परफॉर्मेंस कैसे करें। यहाँ बहुत ही सलीके से ट्रांसफर इंडस्ट्री बिल्कुल बंद, ये नहीं कि किसी को भी सिफारिश से इधर उधर ट्रांसफर कर लो। दूसरा तो पनिशमेंट नहीं, डंडा नहीं, जेल भेज दो, उसको सस्पेंड कर दो, डरा। हाँ, जो कैसे मोटिवेट करना है एंड लीड बाय एग्जाम्पल, फिर टास्क्स कैसे सेट करना है और सिस्टम्स को। बेसिकली आई थिंक व्हाट इम्प्रेस्ड मी और विच इज वाई नरेंद्र मोदी की सरकार, वो जो खुद भी कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं मेरे बाद भी ये सिस्टम चले, वो मेरी सही पहचान होगी। अगर सिर्फ मेरे होते तक ही चलेगा सिस्टम, तो हर छोटे छोटे मसलों में और बड़े बड़े मसलों में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, धीरे वाले, ये नहीं शोर मचा के, सिस्टमैटिक माइन्यूट डिटेल्स के साथ। एक और जो बात सबने कही, ये उनके मुंह से तो नहीं मैंने सुनी, पर बहुत अफसरों से, बहुत पॉलिटिशियन से, कोई कोटरी नहीं है। कोई भी उनका अफसर या कोई भी पत्रकार या कोई भी पॉलिटिशियन ये कोटरी बनके कि ये फेवरेट्स है, कुछ भी करवा सकते हैं, ये बिल्कुल भी। और शायद इसीलिए पत्रकार भी नाराज रहते हैं क्योंकि आदतें बिगड़ी हुई हैं। और जिनको कोटरी की जो है कि महफिल लग रही है और फिर फैसले हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस से सब होना है, तो ये सब बातें इस वजह से। द अदर थिंग इज लीड बाय एग्जांपल और इंस्टीट्यूशनलाइज करो हर बात को। लेकिन मधु, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि उन्होंने जो सबसे पहली बार बात कही थी, लोग कहते थे कि उनको राज्य के अंदर भेजा गया है एक एजेंडे के तहत और वहां पर जाकर उनको पार्टी की खोई ग्रास रूट इमेज को वापस लेना है और गुजरात एक ऐसी फर्टाइल धरती है जहां पर RSS अपने एक्सपेरिमेंट दोहरा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 13 साल पहले जिस मैसेज को लेकर गए थे, क्या 13 साल बाद आपके 15 महीने के रिसर्च ने ये बताया कि उन्होंने उसको डिलीवर किया है? हाँ, यही उनकी पहली जो स्पीचेस हैं 7 अक्टूबर से लेके कई सारी मैंने स्पीचेस बारीकी से सुनी और फिर क्या क्या प्रॉमिस किया उन्होंने और क्या डिलीवर हो रहा है। यही तो मेरा दौरा जो था, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके गांव, शहर, छोटे बड़े गांव में, यही देखने की मेरी प्रयास थी। अब आप देखिए, ये जो इमेज उनके बारे में दिया गया कि हिंदुत्व, और वो भी मिलिटेंट अग्रेसिव हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के लिए भेजा गया था। अगर आप पहली स्पीच जो हमने एक छोटा सा अंश दिखाया, क्या बातें निकल के आती हैं। पहले दिन से नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना किसी कास्ट की, ना किसी सेक्शन की, 5 करोड़ गुजराती। और ये यूनिक विशिष्ट गुजरात, इसको हमने कैसे गौरवशाली बनाना है, ये एक प्राइड का हिस्सा बने, दुनिया देखे गुजरात के हमारे डेवलप। ये पहले दिन से कि हमने दूसरों की नकल नहीं करनी, हमने गुजरात को ऐसा बनाना है कि दुनिया देखे और इससे कुछ सीखे। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड एस्पिरेशन, पहले दिन से थर्ड वर्ल्ड एस्पिरेशन से नरेंद्र मोदी नहीं चल रहे। दूसरा, पहला उनका जो प्रॉमिस कि अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन, ये मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। और
वो प्रायोरिटी सिर्फ रिहैबिलिटेशन ऐसा नीजक हुआ हो कि चलो घर की जगह घर बना दिया, ऐसा नहीं। उन सब इलाकों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जो जो प्रॉमिस किया था वो किस बखूबी से किया, ये मैंने बहुत डिटेल में अध्ययन अभी शुरू हुआ है, पर उसके बहुत से झलकियां मैं देख चुकी हूं उन इलाकों में जाके, और कुछ शेयर भी करेंगे अगले एपिसोड में। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में हर जगह अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन है, ऐसे आप 7 साल लग जाते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ 3 साल में बहुत ही उम्दा बदलाव आए। तो वो प्रॉमिस, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले भाषण में या पहले मैसेज में प्रो पीपल गवर्नेंस की बात कहते हैं कि मेरी अपनी सफलता मैं तभी मानूंगा, ये उनका मैसेज है, अगर 5 करोड़ गुजराती इस सरकार को अपनी माने और जनशक्ति और सरकार शक्ति मिलके काम करे, ये मैसेज है। उसके साथ फार्मर्स का दुख, क्योंकि बहुत ड्राउट ईयर्स उससे पहले भुगत चुका था गुजरात, पानी की बहुत बड़ी संकट था पीने के पानी का, कि इसको दूर करना है। नर्मदा मेरी प्रायोरिटी होगी, पीने का पानी, फार्मर्स के लिए पानी, फार्मर्स के लिए बिजली, क्योंकि बिजली की भी बहुत किल्लत थी। तो ये कैसे प्रोमिसेस किए आप देख रहे हैं, सब चीजें डेवलपमेंट एजेंडा में आ रही है। उसके बाद सरकार लोक सेवा का इंस्ट्रूमेंट बनी, ये नहीं हुकूमत पर गवर्नमेंट एट पीपल्स डोर स्टेप, हम सेवा का इंस्ट्रूमेंट बने। ये पार्टी भी कैसे बनी, ये भी अपने आप में एक अनोखी जर्नी है बीजेपी गुजरात के लिए और सरकार के प्रशासन के लिए, ये प्रॉमिस है। फिर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी मिटानी है, बेरोजगारी बहुत समाज के खासकर युवा वर्ग को डिमोरलाइज कर देती है, हमें वो मिटानी है। उसके बाद ग्राम शक्ति की अहमियत, कि ग्राम सभा लोकसभा से भी ज्यादा अहम है, और ये ग्राम शक्ति को और डिसेंट्रलाइज कैसे पावर हुई, ये दूसरा समरस पंचायत की बात, जो कि गांधी की परिकल्पना है कि पार्टीबाजी से उठ के आप गांव के विकास के लिए आप समरसता से काम कीजिए। और फिर एक जो और उनका जो वायदा इम्पोर्टेंट रहा, जो पंचामृत योजना, पंचामृत की जो उन्होंने बात की, जिसमें ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति, जनशक्ति, जल शक्ति, पहले दिन से। अभी आप मुझे बताइए, अगर उसकी स्पीचेस जो मैंने ट्रांसलेट की हैं, पहली भी है मेरी किताब में भी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मुझे एक शब्द भी कहीं नहीं दिखता जो डिवाइसिव हो, एक शब्द भी नहीं दिखता जिसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो समरसता की बात करते जो इंसान आ रहा है शुरू से अंत तक, शुरू पहले दिन से, और आज भी सबका साथ सबका विकास, ये उनका स्लोगन है। तो मैं तो हैरत में हूँ, एक्चुअली दीपक, आई मस्ट एडमिट, ये 15 महीने का काल मेरे लिए जैसे एक परमानेंट शॉक, ट्रोमा, कि मैंने क्या सुना था, इतना भी कैसे किसी व्यक्ति को विकृत करके रूप में पेश किया जा सकता है। और मैं चाहूंगी, मेरा आखिरी आपसे इल्तिजा है, ये जो पहली स्पीच और पहला प्रॉमिसेस है इनके, प्लीज इस पे एक चर्चा हो। बताएं मुझे, जो मोदी के विरोधी रहे हैं और उनको डिवाइसिव पोलराइजिंग फिगर मानते हैं, कहाँ है इसमें कोई भी डिवाइसिव बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। आपने हमारी मोदी एक खोज सीरीज का पहला एपिसोड देखा, लेकिन मोदी ने कैसे कच्छ, भुज समेत गुजरात के इलाकों में भूकंप राहत कार्य का काम बखूबी अंजाम दिया, आपको दिखाएंगे। लेकिन आज नहीं, दूसरे एपिसोड में जरूर देखिए हमारे साथ मोदी एक खोज। तो मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और हम लोग बहस भी करेंगे इस मुद्दे पर, यह हमारा वादा है। तो इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दौरे में होने वाले तामझाम भी बदल दिए। फिर मैं कहीं पर खाने के लिए मना कर देता था। मैं सरकार में मेरा टूर करता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ मैं। क्यों? क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर नहीं करता हूँ। क्यों? तो एक तो मुख्यमंत्री जब जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सारी सरकारी बिरादरी को बुला लेते हैं, तो सब बेचारे फाइलें ले लेके घूमते, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब क्या पूछ लेगा, ये एक बड़ा खौफ रहता है।
ये सब मैंने बंद करवा दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट के लिए आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग हैं वो रहे बहुत हैं। दूसरा मैंने कहा मैं आऊँगा कोई भोजन समारोह, क्योंकि मैंने देखा कि वो 500 लोगों का भोजन समारोह हो जाता था, मुख्यमंत्री के साथ नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बन जाती थी, बजट में होता नहीं था, तो वो अपना नीचे किसी को कह करके करवा लेते। अब दैट वाज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, या तो ऑब्लिगेशन जो भी हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूंगा, मैं अपना डिब्बा खास हाथ ले जाता था। तो ये चीजें हैं जो उसका मैसेज तुरंत, अब ये मुझे कुछ करने के लिए मैं नहीं करता था। मैं मानता हूँ कितना समय बर्बाद होता है, कितना टाइम चला, घंटे चले जाते हैं। मेरे पास समय है नहीं, मुझे काम करना है। कलेक्टर और डीडीओ के साथ अपनी पहली बैठक में मोदी ने अफसरशाही को समझा। हमारे सीएस मेरे पास आए, मिस्टर सुब्बाराव, बोले साहब कलेक्टर और डीडीओ की अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उद्घाटन के लिए आना है। तो मैंने कहा कि साहब मुझे क्या करना है। तब तो मैं सबको भी साफ बोलता था, मुझे कोई ऐसा सारा वो बैकग्राउंड एक अलग प्रकार का था। बोले साहब आप आइए, दीपक जलाइए, और उसके बाद आपको कोई इनको सुझाव देने हैं तो दे दीजिए, फिर दिन भर हमारा मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है। तो बोले वो हम रिव्यू करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, कलेक्टर डीडीओ से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मेरी ऑफिस में मैंने कहा भाई ऐसा करो उस दिन खाली रखो, और कोई काम नहीं करेंगे, खाली रखो। तो हम गए हमारे यहाँ उस मीटिंग में, दिया विया जलाया, फिर हमारे उन्होंने मुझे गुलदस्ता वगैरह दिया, सब तालियां वालियां हो गई, सब हो गया। फिर मुझे कहा कि आप सीएम बोलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो सीखना है, मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा। तो आप चलाइए, थोड़ी देर में बैठा हूँ, देखूंगा। मैं मीटिंग में बैठा। नॉर्मली एनुअल कलेक्टर डीडीओ की रिव्यू मीटिंग मतलब 10:30-11 बजे शुरू होती थी, 1 बजे तक पूरी हो जाती थी, लंच होता था, और सब अपना अपना 200, 250 किलोमीटर से आकर के वापस जाते थे। ये मैंने बाद में सुना, उस दिन तो नहीं सुना। फिर मैं तो बैठा, अब वो सब बैठे। पहले क्या करते थे, मान लो एजुकेशन का विषय तो एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा, वो इनको बेचारों को डांटेगा, पूछेगा, और फिर आधे घंटे में अपना चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर वाला आएगा, वो आधा घंटा चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे ही होता था। हम बैठे तो सबको बैठे रहना पड़ा, एक एक का चर्चा हुआ, मैं लिखता गया क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की, मैं कि जो बोलते हो वो अपना नाम बता करके बोले, ताकि मुझे पहली बार मिलना था तो मैं परिचय मेरा हो जाएगा। तो सबका नाम मुझे याद हो गया, ये कलेक्टर कौन है, डीडीओ कौन है। फिर लंच का टाइम हुआ, मैंने कहा लंच का समय दे दीजिए सबको, अपन फिर से बैठेंगे। तो मैं बोलता नहीं कुछ, पूरा दिन, रात को 11 बज गए। ये मेरे पहली मीटिंग। रात को खाने का, डिनर का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो तो लंच वाली मीटिंग होती थी। फिर मैं 11 बजे मुझे कहा साहब अब कैसा करेंगे। मैं अब तो बहुत देर हो गई, सब थक गए होंगे, तो अब तो ज्यादा क्या परेशान करना। तो बोले नहीं साहब आप बोलिए। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखो भाई अब बहुत देर हो गई है, ताकि आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, और वाकई मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ, आप कितना काम करते हैं, कितनी बारीकियों से चीजों को करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन गुजरात के कच्छ में 9 महीने पहले आया भूकंप अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। मोदी की कहानी जारी है।
तो मोदी एक खोज, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधु कीश्वर से। मधु, मेरा पहला और सीधा सवाल, ब्यूरोक्रेसी को बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट माना जाता है और ये कहते हैं कि गुजरात में जो ब्यूरोक्रेसी है वो नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल ठीक चलती है, सही चलती है, किसी तरह की कोई प्रशासनिक दिक्कत नहीं होती। आखिरकार एक नए व्यक्ति ने किस तरीके से वहां की ब्यूरोक्रेसी को मैनेज किया, कंट्रोल किया, उनके साथ चलकर काम किया? देखिए, जो ईमानदार अफसर है और सच में कुछ परफॉर्म करना चाहता है, बहुत खुश है। और जिसको भ्रष्टाचार की आदत लग चुकी है, ऐसे लोग तो जरूर नाखुश रहते ही हैं। पर उनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि अच्छे अफसरों को आप बढ़ावा कैसे दें। दूसरी एक जो मैंने उनके बाकी अफसरों से सुनी, इस बात पे नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा कि 12 साल के शासनकाल में केवल एक IAS ऑफिसर सस्पेंड हुआ। ये सस्पेंड करना या किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर देना, जो पहली ट्रांसफर्स की बात की है उसके बाद बहुत सिक्योर टेन्योर रहता है IAS अफसर का। उसको पूरा एजेंडा बना के वो एक नई पोस्टिंग पे जाता है, उसको डिलीवर करने के लिए वक्त दिया जाता है। ये नहीं कि 3 महीने में, 6 महीने में, बल्कि ऐसा भी होता है कई बार IAS अफसर कहते हैं सर अब बहुत हो गया, मैंने अब सब कर लिया, अब कीजिए। बाकी जगह IAS ऑफिसर कंप्लेंट करते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होती हैं, परफॉर्मेंस कैसे करें। यहाँ बहुत ही सलीके से ट्रांसफर इंडस्ट्री बिल्कुल बंद, ये नहीं कि किसी को भी सिफारिश से इधर उधर ट्रांसफर कर लो। दूसरा तो पनिशमेंट नहीं, डंडा नहीं, जेल भेज दो, उसको सस्पेंड कर दो, डरा। हाँ, जो कैसे मोटिवेट करना है एंड लीड बाय एग्जाम्पल, फिर टास्क्स कैसे सेट करना है और सिस्टम्स को। बेसिकली आई थिंक व्हाट इम्प्रेस्ड मी और विच इज वाई नरेंद्र मोदी की सरकार, वो जो खुद भी कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं मेरे बाद भी ये सिस्टम चले, वो मेरी सही पहचान होगी। अगर सिर्फ मेरे होते तक ही चलेगा सिस्टम, तो हर छोटे छोटे मसलों में और बड़े बड़े मसलों में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, धीरे वाले, ये नहीं शोर मचा के, सिस्टमैटिक माइन्यूट डिटेल्स के साथ। एक और जो बात सबने कही, ये उनके मुंह से तो नहीं मैंने सुनी, पर बहुत अफसरों से, बहुत पॉलिटिशियन से, कोई कोटरी नहीं है। कोई भी उनका अफसर या कोई भी पत्रकार या कोई भी पॉलिटिशियन ये कोटरी बनके कि ये फेवरेट्स है, कुछ भी करवा सकते हैं, ये बिल्कुल भी। और शायद इसीलिए पत्रकार भी नाराज रहते हैं क्योंकि आदतें बिगड़ी हुई हैं। और जिनको कोटरी की जो है कि महफिल लग रही है और फिर फैसले हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस से सब होना है, तो ये सब बातें इस वजह से। द अदर थिंग इज लीड बाय एग्जांपल और इंस्टीट्यूशनलाइज करो हर बात को। लेकिन मधु, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि उन्होंने जो सबसे पहली बार बात कही थी, लोग कहते थे कि उनको राज्य के अंदर भेजा गया है एक एजेंडे के तहत और वहां पर जाकर उनको पार्टी की खोई ग्रास रूट इमेज को वापस लेना है और गुजरात एक ऐसी फर्टाइल धरती है जहां पर RSS अपने एक्सपेरिमेंट दोहरा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 13 साल पहले जिस मैसेज को लेकर गए थे, क्या 13 साल बाद आपके 15 महीने के रिसर्च ने ये बताया कि उन्होंने उसको डिलीवर किया है? हाँ, यही उनकी पहली जो स्पीचेस हैं 7 अक्टूबर से लेके कई सारी मैंने स्पीचेस बारीकी से सुनी और फिर क्या क्या प्रॉमिस किया उन्होंने और क्या डिलीवर हो रहा है। यही तो मेरा दौरा जो था, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके गांव, शहर, छोटे बड़े गांव में यही देखने की मेरी प्रयास थी। अब आप देखिए, ये जो इमेज उनके बारे में दिया गया कि हिंदुत्व, और वो भी मिलिटेंट अग्रेसिव हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के लिए भेजा गया था। अगर आप पहली स्पीच जो हमने एक छोटा सा अंश दिखाया, क्या बातें निकल के आती हैं। पहले दिन से नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना किसी कास्ट की, ना किसी सेक्शन की, 5 करोड़ गुजराती। और ये यूनिक विशिष्ट गुजरात, इसको हमने कैसे गौरवशाली बनाना है, ये एक प्राइड का हिस्सा बने, दुनिया देखे गुजरात के हमारे डेवलप। ये पहले दिन से कि हमने दूसरों की नकल नहीं करनी, हमने गुजरात को ऐसा बनाना है कि दुनिया देखे और इससे कुछ सीखे। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड एस्पिरेशन, पहले दिन से थर्ड वर्ल्ड एस्पिरेशन से नरेंद्र मोदी नहीं चल रहे। दूसरा, पहला उनका जो प्रॉमिस कि अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन, ये मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। और
वो प्रायोरिटी सिर्फ रिहैबिलिटेशन ऐसा नीजक हुआ हो कि चलो घर की जगह घर बना दिया, ऐसा नहीं। उन सब इलाकों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जो जो प्रॉमिस किया था वो किस बखूबी से किया, ये मैंने बहुत डिटेल में अध्ययन अभी शुरू हुआ है, पर उसके बहुत से झलकियां मैं देख चुकी हूं उन इलाकों में जाके, और कुछ शेयर भी करेंगे अगले एपिसोड में। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में हर जगह अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन है, ऐसे आप 7 साल लग जाते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ 3 साल में बहुत ही उम्दा बदलाव आए। तो वो प्रॉमिस, उसके बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले भाषण में या पहले मैसेज में प्रो पीपल गवर्नेंस की बात कहते हैं कि मेरी अपनी सफलता मैं तभी मानूंगा, ये उनका मैसेज है, अगर 5 करोड़ गुजराती इस सरकार को अपनी माने और जनशक्ति और सरकार शक्ति मिलके काम करे, ये मैसेज है। उसके साथ फार्मर्स का दुख, क्योंकि बहुत ड्राउट ईयर्स उससे पहले भुगत चुका था गुजरात, पानी की बहुत बड़ी संकट था, पीने के पानी का, कि इसको दूर करना है। नर्मदा मेरी प्रायोरिटी होगी, पीने का पानी, फार्मर्स के लिए पानी, फार्मर्स के लिए बिजली, क्योंकि बिजली की भी बहुत किल्लत थी। तो ये कैसे प्रोमिसेस किए आप देख रहे हैं, सब चीजें डेवलपमेंट एजेंडा में आ रही है। उसके बाद सरकार लोक सेवा का इंस्ट्रूमेंट बनी, ये नहीं हुकूमत पर, गवर्नमेंट एट पीपल्स डोर स्टेप, हम सेवा का इंस्ट्रूमेंट बने। ये पार्टी भी कैसे बनी, ये भी अपने आप में एक अनोखी जर्नी है बीजेपी गुजरात के लिए और सरकार के प्रशासन के लिए, ये प्रॉमिस है। फिर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी मिटानी है, बेरोजगारी बहुत समाज के खासकर युवा वर्ग को डिमोरलाइज कर देती है, हमें वो मिटानी है। उसके बाद ग्राम शक्ति की अहमियत, कि ग्राम सभा लोकसभा से भी ज्यादा अहम है, और ये ग्राम शक्ति को और डिसेंट्रलाइज कैसे पावर हुई, ये दूसरा समरस पंचायत की बात, जो कि गांधी की परिकल्पना है कि पार्टीबाजी से उठ के आप गांव के विकास के लिए आप समरसता से काम कीजिए। और फिर एक जो और उनका जो वायदा इम्पोर्टेंट रहा, जो पंचामृत योजना, पंचामृत की जो उन्होंने बात की, जिसमें ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति, जन शक्ति, जल शक्ति, पहले दिन से। अभी आप मुझे बताइए, अगर उसकी स्पीचेस जो मैंने ट्रांसलेट की हैं, पहली भी है मेरी किताब में भी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मुझे एक शब्द भी कहीं नहीं दिखता जो डिवाइसिव हो, एक शब्द भी नहीं दिखता जिसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो समरसता की बात करते जो इंसान आ रहा है शुरू से अंत तक, शुरू पहले दिन से, और आज भी सबका साथ सबका विकास, ये उनका स्लोगन है। तो मैं तो हैरत में हूँ, एक्चुअली दीपक, आई मस्ट एडमिट, ये 15 महीने का काल मेरे लिए जैसे एक परमानेंट शॉक, ट्रोमा, कि मैंने क्या सुना था, इतना भी कैसे किसी व्यक्ति को विकृत करके रूप में पेश किया जा सकता है। और मैं चाहूंगी, मेरा आखिरी आपसे इल्तिजा है, ये जो पहली स्पीच और पहला प्रॉमिसेस है इनके, प्लीज इस पे एक चर्चा हो। बताएं मुझे, जो मोदी के विरोधी रहे हैं और उनको डिवाइसिव पोलराइजिंग फिगर मानते हैं, कहाँ है इसमें कोई भी डिवाइसिव बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। आपने हमारी मोदी एक खोज सीरीज का पहला एपिसोड देखा, लेकिन मोदी ने कैसे कच्छ, भुज समेत गुजरात के इलाकों में भूकंप राहत कार्य का काम बखूबी अंजाम दिया, आपको दिखाएंगे। लेकिन आज नहीं, दूसरे एपिसोड में जरूर देखिए हमारे साथ मोदी एक खोज।